अच्छा, आज जो हमारे पास है वो कॉपर तांबा, इसको ना उर्फ़े आम में नीला थोता बोलते हैं। यानी ना इसका जो पॉइजनस सॉल्ट होता है ना, उसको हम ब्लू विट्रॉयल या फिर कॉपर सल्फेट या फिर सब एसीटेट बोलते हैं, और ये पॉइजनस होता है। ठीक है, नीला थोता हर किसी को नाम इसका पता है। खैर, इसका मैकेनिज्म एक्शन ये होता है कि ये इनहिबिटर ऑफ एंजाइम होता है। अब इसके साइन एंड सिम्टम बिल्कुल जिस तरह बाकी सारे क्रोसिव एसिड्स वगैरह के होते हैं ना, वैसे ही है। यानी मेटालिक टेस्ट होगा माउथ के अंदर, मरकरी की तरह देखें, इंक्रीज सेलिवेशन कर देगा, थर्स्ट बढ़ा देगा, बर्निंग्स जो होगा, बर्निंग कॉज करेगा स्टमक में, कॉलिक की एब्डोमिनल पेन होगा। अच्छा, इसमें बताने कि जो उसकी वॉमिटिंग है वो ब्लू ग्रीन, क्योंकि ये नीला होता है ना, तो उसकी ब्लू ग्रीन कलर की वॉमिटिंग होगी। लेकिन इसको हमें डिफरेंशिएट करा है बिलियरी एमिसिस से, क्योंकि वो भी ग्रीन ब्लू कलर की होती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करके ये डिफरेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, अब इसके स्टूल्स जो होते हैं, वैसे जो डायरिया का जो स्टूल होता है वो लिक्विड ही होता है, बट वैसे क्या होता है, थोड़ा लाइट इन कलर होता है। लेकिन जो तांबे वाला यानी कि नीला थोता का होगा वो क्या होगा, ब्राउन। ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि यहाँ पे इसका जो स्टूल है वो ब्राउन कलर का है, ब्लडी नहीं है। अच्छा, तो यूरिन का है इंक कलर का, यानी ब्लू कलर का है, बहुत डार्क ब्लू यानी ना। और एल्बुमिन और कास्ट और यूरिसीमिया, ये सारी बताए हमें बातें, ये सारे हमने पढ़े हुए हैं। खैर, अब इसकी मिसलिनियस सिम्टम किसी एक से जो है ना सिस्टम से रिलेटेड नहीं, बल्कि मिसलिनियस। हेडेक, सारे जितने भी मेटल पॉइजन में हेडेक, डिफिकल्टी ब्रीदिंग। अब ज़ाहिर है थर्स्ट यानी कि डिहाइड्रेशन हुई है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि मसल क्रैम्प्स हो जाएंगे। अच्छा, ये पीला है तो नीला पीला से याद कर लो, पीलिया कर देगा यानी जॉन्डिस। अब सारे जितने भी हमारे पास एसिडिक पॉइजन होते थे उसमें सर्कुलेटरी कोलैप्स भी होता था। सर्कुलेटरी कोलैप्स में वही होता है कि इसमें क्या है कि ठंडे पसीने आएंगे और रैपिड फीबल पल्स हो जाएगी और कन्वर्जेंस कोमा और उसके बाद डेथ। अब इसका है 30 ग्राम कॉपर सल्फेट खाने की वजह से। अब जितने बाकी हमने एसिड पढ़े थे उनमें भी क्या था, 12 से लेकर 24 घंटे में डेथ हो जाती है, और अगर ज़्यादा ज़्यादा होनी भी हुई तो 3 से 5 दिन या फिर एक हफ्ता। अच्छा, अब इसमें गैस्ट्रिक लिवाज करना है हमने, किससे करना है, 1% पोटाशियम फेरोसाइनाइड से, जो जिसके से क्या होगा कि इनसॉल्युबल कॉपर साइनाइड बन जाएगा। ठीक है, दूसरा डिमल्सेंट में हमें पास हमें पता है एग यूज़ कर लो, एल्बुमिन यूज़ कर लो, ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद हमें पास जितने भी मेटल पॉइजन है ना उनमें पेंसिलिनमीन, बाल यानी कि मार्केप्रोल जो होता है, डाइकेप्रोल सॉरी, और ईडीटी है, तो ये आप बेशक हर एक किस्म में लिख दो, सब में यूज़ होता है। अब इसके पोस्टमार्टम अपीयरेंस में क्या होगा कि ब्लू ग्रीन कलर कर देता है, नीला होता है तो ग्रीनिश ब्लू फ्रॉथ निकलेगी। बस इसमें याद है ना, इसमें फ्रॉथ भी निकलती है माउथ से और नोस्ट्रल्स वगैरह से भी। इसके अलावा ये म्यूकोजा वगैरह को, इंटेस्टिनल म्यूकोजा या स्टमक की म्यूकोजा, सबको ब्लूइश डिस्कलरेशन कॉज कर देगा, क्रोजन करेगा, इन्फ्लेमेशन करेगा, ये सारी चीज़ें। अब जितने भी मेटल पॉइजन है ना उसमें याद रखना लिवर किडनी वगैरह जो होते हैं उनमें ये फैटी चेंजेस वगैरह कर देते होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लिवर का लिखा हुआ है। अच्छा, क्रोनिक साइंस में क्या होगा, क्रोनिक वाले में भी इसमें सेम ही है, काइंड ऑफ मेटालिक टेस्ट आएगा माउथ के अंदर। अच्छा, ये देखो जितने जैसे कि हमारे पास मरकरी में हुआ था ना, मरकरी लेड वगैरह के अंदर, उसमें क्या होता है, ब्लैक ब्लू लाइन होती थी, इसमें ग्रीन कलर की लाइन होती है। ठीक है, टीथ की बेस के ऊपर वही नोजिया, वॉमिटिंग, कॉलिक, डायरिया। अच्छा, इसमें थोड़े कॉन्स्टिपेशन ऐड हो जाती है, जैसे हमारे पास लेड की क्रोनिक वाले में पॉइजनिंग में कॉन्स्टिपेशन थी ना, तो यहाँ पर भी कॉन्स्टिपेशन भी आ जाती है। अब अनीमिया भी करेगा, क्योंकि ज़रा बोन में डिप्रेशन कर रहा था, मलेस यानी कि अनप्लेजेंट सी फीलिंग आती रहती है, डिबिलिएशन वगैरह। और अच्छा, जैसे हमारे पास लेड पॉइजनिंग में पेरिफेरल न्यूराइटिस हुआ था, उसके साथ साथ रिस्ट ड्रॉप और फुट ड्रॉप, ये हमारे पास किसमें था, लेड पॉइजनिंग में भी था कि क्रोनिक वाली फॉर्म में, तो इसमें भी हो जाता है। विल्सन, जिन लोगों ने फर्स्ट ईयर की बायोकेमिस्ट्री पढ़ी उनको याद होगा कि कॉपर से रिलेटेड था। कॉपर जब डिपॉजिट हो जाता है ना हमारे हेपेटिक यानी हमारे टिश्यूज़ के अंदर, तो उसमें विल्सन डिजीज होती है, हेपेटोलेंटिकुलर डिजनरेशन होती है, यानी जो हमारे पास लेंस होता है हमारे आइज़ का और जो हमारे लिवर होता है उनके अंदर जाके ये डिपॉजिट हो जाता है, और उसी की वजह से जब ये ब्लड के अंदर या टिश्यूज़ वगैरह में आ जाते हैं ब्राउन हो जाती है हमारे स्किन, और इसके अलावा ब्रोन्स डायबिटीज़ भी हो जाती है। ठीक है, अब बताने कि जो ट्रीटमेंट है ना वो जितनी बाकी सारी जो प्राइमरी वाली एक्यूट में हुई थी वैसे ही क्रॉनिक वाले में भी होगी। वही डिजनरेटिव इसके हार्ट, लिवर और किडनी के चेंजेस, जैसे मैंने पहले बताया, हीमोक्रोमेटोसिस, ब्रोन्स डायबिटीज़ वगैरह भी पोस्टमार्टम अपीयरेंस में आता है। अब गेस्ट इसकी मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस ये होता है कि याद रखो जितने भी हमने देखे होते हैं ना, ड्रामिशा में देखते हैं जो नीले कलर एक शीशी के अंदर नीले कलर का जो जहर होता है वो नीला होता है, तो सुसाइड कमिट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। अब होमिसाइड में इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसका टेस्ट भी होता है और दूसरा इसका कलर भी होता है, तो होमिसाइड में नहीं यूज़ करते। इसके अलावा इसको याद करो कि चूंकि ये बहुत बहुत ना कॉमन है, हर एक जाहिल इंसान को भी पता होगा, तो जाहिल इंसान क्या करेगा, वेजिटेबल को ग्रीन कलर करने के लिए, भिंडियों को ग्रीन करने के लिए ना ये जो है वो इसको स्टेन कर देगा वेजिटेबल्स को, इसके से क्या होगा कि एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो जाएगी। ज़ाहिर है जाहिल लोग ये काम करेंगे, तो जाहिल लोगों के पास क्या होती है, अक्सर मज्जे भी होती हैं, तो वो केटल पॉइजनिंग में भी यूज़ करेंगे इसको। अच्छा, एंटीडोट, अब ये एक स्पेशल है कि यहाँ पर जो हमारे पास होता था ना अपना क्या बोलते हैं उसको, फॉस्फोरस नॉन मेटल है, तो मेटल नॉन मेटल को यहाँ पे मार रहा है, यानी कि कॉपर में कॉपर जो होता है वो एंटीडोट यूज़ होता है फॉस्फोरस पॉइजनिंग में भी। और इंटेंशनली किसी को जख्म भरने नहीं देते, हम चाहते हैं उसके जख्म ज़्यादा अरसे तक भरे ना, तो उसके लिए भी इंटेंशनली कॉपर दे सकते हैं उसको। अब आगे थेलियम भी साथ ही कर लेती हूँ, ये रीड करना, दोनों इंपॉर्टेंट से हैं। थेलियम क्या होता है, एक सॉफ्ट वाइट हैवी मेटल होता है और लश्कारे मारता है, और लेकिन जैसे ही एयर से एक्सपोज होता है तो ये इसके टार्निश हो जाता है। ठीक है, तो इसको ये याद रख लो, सॉफ्ट वाइट
हैवी मेटल है, ठीक है। अब ये कलरलेस होता है, टेस्टलेस भी होता है, तो इसकी वजह से ये बहुत अच्छा होमिसाइडल एजेंट होता है, आइडियल होता है बल्कि ये। अब ये देखो वाइट, सॉफ्ट वाइट से याद कर लो कि क्रीम जो होती है हम हाथों पे जो लगाते हैं वो सॉफ्ट वाइट होती है, तो इसीलिए स्किन से जो होता है ये एब्जॉर्ब हो जाता है जल्दी। अच्छा, इसके वही हमारे कॉपर की तरह थेलियम एसीटेट और थेलियम सल्फेट, यानी सल्फेट और एसीटेट वाली फॉर्म्स होती हैं। जीएटी के सिम्टम्स करेगा जो हमें पता है, जिससे बाकी सारे कर रहे थे, एब्डोमेन पेन, वॉमिटिंग, डायरिया, जब ना भी याद हो ना ये सारे हैवी मेटल वगैरह में ये चीज़ें तो लिख ही दो ना। इसके अलावा उसी तरह पेरिफेरल न्यूराइटिस कॉपर की तरह करता है। अब ज़ाहिर है जब हमारे सीएनएस पे इफेक्ट करे तो विजन को भी इफेक्ट कर देगा, एटेक्सिया यानी चलने फिरने में मसला और कन्वर्जेंस। अच्छा, इसका एक स्पेशल चीज़ थेलियम की ये है कि एक तो ये हेयर लॉस करा देता है, ठीक है, हमारे जितने भी। अच्छा, ये हेयर और नेल्स के ऊपर, जैसे आर्सेनिक हेयर नेल्स के ऊपर करता था ना काम, इफेक्ट करता था, उसी तरह ये भी थेलियम भी इसी तरह करता है। अब क्रॉनिक वाले में क्या होता है? क्रॉनिक वाले में हेयर फॉल ऑब्वियसली, ठीक है, बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा सेक्शुअल ऑर्गन्स की डेवलपमेंट में इनहिबिशन हो जाती है, पेरिफेरल न्यूराइटिस वही। अब जितने भी डिलेड केसेस होते हैं ना मेटल्स के, तो उसमें क्या करते हैं, किडनी को इफेक्ट करते हैं, तो वही क्रॉनिक वाले में नेफ्राइटिस हो जाएगा। और मीस लाइन आपको याद होगा, नेल के ऊपर जो होती है वो एक वाइट ट्रांसवर्सी लाइंस होती है, उनको मीस लाइन बोलते हैं, और ये आर्सेनिक पॉइजनिंग में भी होती है, थेलियम में भी होती है और आर्सेनिक पॉइजनिंग में भी होती है। अच्छा, डायग्नोसिस में क्या होता है कि चूंकि ये वाइट रेडियो पे एक मेटल के तौर पे हमें अवेलेबल नजर आ रहा होता है, तो थेलियम सल्फेट एक्सरे पे हमें लिवर के अंदर रेडियो पे एक मटेरियल के तौर पे चमकता हुआ नजर आ जाएगा एक्सरे के ऊपर। अब एक चुटकी थेलियम जो होता है वही काफ़ी होता है, 2 दिन से लेकर 2 वीक्स तक। वैसे ना फेटल डोज वगैरह सबकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर ना भी याद हो तो खैर है। खैर, इसकी ऑटोप्सी फाइंडिंग इतनी स्पेसिफिक नहीं है, बट याद रखो कि ये थेलियम जो होता है रेजिस्ट करता है प्यूट्रीफेक्शन को। अब याद होगा आपको कि क्रॉनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग में भी प्यूट्रीफेक्शन रेजिस्ट हो रही थी, इसमें भी प्यूट्रीफेक्शन रेजिस्ट हो रही है, ठीक है। ये याद रखना आपने। थेलियम जो होता है वही मैंने पीछे बताया कि टॉक्सिक, बहुत टॉक्सिक मेटल है और आइडियल होमिसाइडल एजेंट है। अब दूसरा तरह है सुसाइडल, रोडेंटिसाइड पे भी यूज करते हैं। अब रोडेंटिसाइड में हमने एक तो वाइट, हमें पता है कि थेलियम वाइट सा होता है, और एक और वाइट फॉस्फोरस था, उसको भी हम रोडेंटिसाइड के तौर पर यूज करते होते थे। तो थोड़ा वाइट, दोनों वाइट चीज़ें जो होती हैं ये हमारे पास चूहे मार दवाई में यूज होती हैं। अच्छा, तो दूसरा है एक्सीडेंटल, तब हो सकती है अगर हमने इसको रिंग वर्म की ट्रीटमेंट या फिर रोडेंटिसाइड के तौर पर थेरेपेटिकली हम यूज कर रहे हैं, तो हमने गलती से इसको खा लिया गलती से। क्रॉनिक पॉइजनिंग अकर्स ऑन इंडस्ट्री यूज। इंडस्ट्री में जितने भी हमने पढ़े थे, जैसे लेड हो गया, आर्सेनिक हो गया, मर्क्यूरी, ये सारे जितने भी थे इंडस्ट्री में, जब इनको हम क्रॉनिकली एक्सपोज होते रहेंगे ना तो उनमें हो जाएगी। तो ये भी एक इसकी स्पेशल बात है, थेलियम भी उनकी कैटेगरी में आता है।